Three Lions and Zombie Bull Trap Story। सुंदरबन, चंपकवन और मधुवन नाम के तीन बेहद सुंदर जंगल थे। तीनों जंगल के राजा बेहद शक्तिशाली तीन शेर थे। सुंदरबन के राजा जय, चंपकवन के राजा विजय और माधव वन के राजा अजय थे। तीनों के तीनों आपस में पक्के दोस्त थे। हर सुख दुख में वे एक दूसरे का साथ देते। किसी एक जंगल पर भी कोई मुसीबत आए तो उसका सामना तीनों मिलकर करते। पर आज उन पर एक अजीब मुसीबत टूट पड़ी थी। एक दिन अचानक चंपकवन के राजा विजय अपने जंगल की प्रजा के साथ माधव वन पहुंच गए। अरे ये क्या विजय, तुम अपनी प्रजा के साथ मेरे राज्य में, वो भी अचानक? क्या बात है, तुम परेशान सी नजर आ रहे हो और तुम्हारी बाकी की प्रजा कहाँ है? कुछ ठीक नहीं है विजय, हमारे जंगल पर एक बहुत ही भयानक मुसीबत आ गई है। उनका सामना मैं भी नहीं कर पाया और मेरी कुछ प्रजा भी उस मुसीबत का शिकार हो गई। बची कुची प्रजा के साथ मैं तुम्हारे जंगल आया हूँ। हमें जय को भी मदद के लिए बुलाना चाहिए। पर आखिर बात क्या है? कुछ तो हुआ होगा, विस्तार से बताओगे तो पता चलेगा। विजय उसे बताता है कि एक ज़ॉम्बी बैल ने उसके जंगल में आतंक फैला कर रखा है। उसके काटते ही हर कोई ज़ॉम्बी में बदल जाता, इसलिए उसे मारने के लिए उसके करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं है। विजय ने उसे मारने की और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। उस ज़ॉम्बी बैल के हमले की वजह से विजय की कुछ प्रजा भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बची कुची प्रजा उसके साथ सुंदरबन आ पहुंची थी। ये सुनते ही अजय भी परेशान हो उठा। उसे भी इस मुसीबत का कोई हल नजर नहीं आया। ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके बारे में पहले ना कभी सुना और ना ही सोचा। अब इसका सामना कैसे करें? क्या करें? हमारे हर परेशानी का हल जय के पास होता है। हमें तुरंत उसके पास चलना चाहिए। वैसे भी सुंदरबन सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य है। हमारे सारे जानवर वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमें फौरन सुंदरबन की ओर निकलना होगा। अजय की बात से सहमत होकर विजय और अजय अपने सारे जानवरों को लेकर सुंदरबन की ओर निकल पड़े। पहुंचते ही शेर जय, जो उनमें से सबसे शक्तिशाली और होशियार शेर था, उनकी पूरी बात सुनता है। वो भी तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे जानवर एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल कर रह रहे थे, पर अभी भी सबको ज़ॉम्बी बैल का डर रहता था। तीनों शेर आपस में उस ज़ॉम्बी बैल को रोकने की योजना बनाने लगे। क्या सोच रहे हो जय? हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, वरना वो ज़ॉम्बी बैल और उसकी वो ज़ॉम्बी सेना हमारे सारे जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल देगी। वही सोच रहा हूँ, आखिर उसे रोका कैसे जाए? हम उस पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकते। अगर हम उसके वार से जख्मी हो गए तो हम भी कहीं ज़ॉम्बी ना बन जाए। हमें इसके लिए कोई जाल बिछाना होगा, वही सही रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर आखिर कैसा जाल बिछाना है वो तो सोचो। वो काफी देर तक सोचते रहे और आखिरकार वो उस ज़ॉम्बी सेना से लड़ने के लिए एक योजना बना पाए कि तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहां पर आता है और उन्हें ज़ॉम्बीज के आने की खबर सुनाता है, जिसे सुनते ही सारे जमीन पर रहने वाले जानवर शेर के बताए हुए सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और बाकी जानवर आग जलाकर जलती हुई लकड़ियों को अपना हथियार बनाते हुए पेड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं। पर महाराज, आप तीनों यहाँ से क्यों नहीं जा रहे? आपकी जान को भी तो खतरा है। हमारे जंगल और हमारी प्रजा को बचाना हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम तुम्हारे साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। जय बैल को उकसाकर अपने पीछे उस खाली जगह पर ले आता है जहां अजय विजय ने लकड़ियों का जाल बिछाया हुआ था। ये क्या, तुम मेरे लिए जाल बिछा रहे हो? पर भूलो मत, फिर जाल में तुम भी मेरे साथ मरोगे। जय, तुम्हें वहां से किसी भी हाल में सुरक्षित निकलना है। इस जाल में आज एक ही जानवर फंसेगा और वो तुम हो। मैं तो चला। जय तुरंत उस घेरे से बाहर छलांग मार देता है और तभी बाज और बंदर की मदद से विजय और अजय उस घेरे में आग लगा देते हैं, जिस वजह से ज़ॉम्बी बैल उसमें बुरी तरह से जलकर मर जाता है। उसके खत्म होते ही सारे जानवर मिलकर एक साथ खुशी मनाते हैं। इस तरह सब मिलजुल कर एक बड़ी मुसीबत का सामना कर उसे खत्म कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काले बाघ ने लिया नकली शेर का रूप और जासूस खरगोश। जंगल में घूमते घूमते एक दिन काला बाघ बगीरा पास के जंगल में चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है और घूमने के बाद में सोचता है, वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं अपना बसेरा यही कर लूं। तभी उसको सामने कुछ जानवर नजर आते हैं। वहाँ पर उस जंगल का राजा शेर भीमा भी बैठा था। तब बगीरा सोचता है, अरे लगता है ये इस जंगल का महाराजा है और ये बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और फिर बगीरा छुपकर उन सब की बातें सुनते रहता है। तब शेर भीमा जानवरों से कहता है, दोस्तों, हमें हमेशा मिलकर साथ में रहना है और हमें कभी भी बाहरी जानवरों से डरना नहीं। और फिर खरगोश भाई के रहते हमें कोई चिंता भी तो नहीं है। सारी बातें सुनकर बगीरा सोचता है, मुझे पहले इस भीमा राजा का कुछ करना होगा, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। बगीरा छुप छुप कर भीमा पर नजर रखता है। एक दिन की बात है। भीमा जैसे ही गुफा में जाता है, बगीरा सामने से गुफा को बंद कर देता है और कहता है, अब मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे जंगल के सारे जानवर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने। तभी उसको सामने से एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे ये पेड़ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। ये तो दिखने में सुंदर भी है। पेड़ बगीरा की बातें सुनता है और कहता है, बगीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो मेरी तारीफ करता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस भीमा के जैसे बना दो। और दूसरे ही पल बगीरा भीमा के जैसे नकली रूप ले लेता है और कहता है, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं चला इन जानवरों के बीच। और इस तरह से वो बाकी के जानवरों की तरह रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगते हैं। वही जंगल का जासूस खरगोश सोचने लगता है, दाल में कुछ काला है। हमारे जंगल के जानवर भी कम होते नजर आ रहे हैं। मुझे अपने महाराज से बात करनी होगी। खरगोश राजा के पास जाता है। बगीरा, जो कि भीमा का रूप लेकर था, उसे सारी बात बताता है। खरगोश की बातें सुनकर बगीरा सोचता है, ये जासूस खरगोश कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। इसका कुछ करना होगा। अरे खरगोश, इतना परेशान मत हो। कुछ नहीं हुआ। हमारे जंगल में सब ठीक है। बगीरा की बातें सुनकर खरगोश सोचता है, ये महाराज को क्या हुआ? कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे जरा महाराज का पीछा करना होगा। आखिर ये महाराज को हो क्या गया है? फिर दूसरे दिन खरगोश बगीरा का पीछा करता है। वो देखता है कि बगीरा महाराज के गुफा में जा रहा है। अरे, ये महाराज इस गुफा में क्यों गए हैं? खरगोश चुपके से गुफा के अंदर जाके देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, दो महाराज? ये एक महाराज की तो हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें से असली महाराज कौन है? खरगोश दोनों की बातें सुनता है। बगीरा कहता है, लो महाराज, तुम भी देख लो अपने जंगल का हाल। बहुत गरजते थे ना। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत ही नहीं है कुछ करने की। ना ही तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब तुम इसी गुफा में हमेशा के लिए बंद रहो। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तू खुद ही खुद मर जाएगा। बगीरा बहुत देर तक भीमा का मजाक उड़ाता है। फिर बगीरा अपने असली रूप में आता है। तब खरगोश को सारा माजरा समझ में आता है। वो तुरंत जंगल में जाकर सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे उस दुष्ट ने असली महाराज को गुफा में बंद कर लिया है। भाइयों, हमारे असली महाराज की जान खतरे में है। हमको जल्दी अपनी महाराज की जान बचानी होगी, वरना वो मर जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कब से खाना नहीं खाया। वो सारे जानवर जल्दी से अपनी असली महाराज को बचाने के लिए गुफा की तरफ चले जाते हैं।
वो सारे जानवर मिलकर गुफा को खोलते हैं और अपने महाराज को गुफा के बाहर लाते हैं। अपने महाराज को खाना देते हैं। तब महाराज भीमा कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आओ हम सब चलते हैं उस नकली महाराज के पास, आज उसका अंत ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद शेर भीमा महाराज के साथ जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नकली महाराज के पास जाते हैं। नकली महाराज के पास जाते ही भीमा कहता है, ओहो महाराज जी, बड़े मजे कर रहे हो आप हमारे इस जंगल में, लेकिन अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में बगीरा मारा जाता है और साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। इस तरह से बहरूपीय महाराज का खात्मा हो जाता है और जंगल के जानवरों को उनका असली महाराज मिल जाता है। अब सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई विशाल ईगल चीता और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे, सिवाय बाघ के। बाघ जानवरों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला चीता बाघ से बोला, बाघ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, चुपचाप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वैसे ये जंगल तेरे बाप का नहीं है जो मैं तेरी बात मानूं। तभी वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। वो सारे बाघ का विरोध करने लगते हैं। तब हिरन कहती है, हाँ बाघ, चीता सही कह रहा है, अब इस जंगल में तुम्हारा और जुल्म नहीं चलेगा। बाघ सबको डराने की कोशिश करता है। तब हाथी आगे आकर कहता, अरे ओ बाघ, बहुत हो चुकी तेरी नौटंकी। अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तुझे पछाड़ कर रख दूंगा, समझा? ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अपने मन में सोचता है, इन सब जानवरों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। वहां से चला जाता है। वो जंगल में काफी आगे चला जाता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई है, मेरी मदद करो। बाघ आवाज के करीब जाता है। उसे वहां एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से वो आवाज आ रही थी। कौन है अंदर गुफा में? कौन है? सुनो, मेरी मदद करो, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। बाघ गुफा के अंदर जाता है और उसमें एक ग्रिफिन बंधा हुआ था। ये देखकर बाघ डर जाता है और वहां से बाहर भागने ही वाला होता है कि ग्रिफिन उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, अगर मैं इस ग्रिफिन की मदद कर देता हूँ तो इसकी मदद से उस हर जंगल के जानवरों से मैं बदला ले पाऊंगा। ये सोचकर वो ग्रिफिन को छुड़ाता है। ग्रिफिन गुफा से बाहर आकर बाघ से कहता है, बाघ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी जैसा तुमने वादा किया था। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाघ ग्रिफिन को अपने अपमान के बारे में बताता है। ग्रिफिन बाघ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ जंगल जाता है। पर उस दिन अचानक से ग्रिफिन को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे साथियों, भागो, पता नहीं ये बाघ के साथ ग्रिफिन कहाँ से आ गया, और इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख बाघ बहुत खुश होता है और वो जानवरों पर हंसने लगता है। इधर ग्रिफिन जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाता है और वहां से चला जाता है। बाघ को हंसता हुआ देख चीता उसके पास आकर कहता है,
अरे बाघ, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम अपना बदला पूरा करने के लिए यूं मासूम जानवरों के साथ नहीं खेल सकते। अरे ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देख क्या क्या होता है। यूं बाघ दहाड़ मारते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन रोज रोज जानवरों का शिकार करने जंगल आने लगा। अब तो बस कुछ ही जानवर बचे हुए थे और वो भी दहशत में जी रहे थे। एक दिन चीता कहीं जा रहा था कि उसे हिरन मिलती है और उसे कहती है, हमने बाघ से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, अब हम भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत हिरन, मुझे आज ही एक जादुई ईगल के बारे में पता चला है। मैं वहीं जा रहा हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम जितने भी जानवर हैं उन्हें लेकर कहीं छुप जाओ। चीता वहां से ईगल से मिलने चला जाता है तो हिरन जानवरों को लेकर जगह पर छुप जाती है। ग्रिफिन बाघ के साथ जंगल में आता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, पर जंगल में एक भी जानवरों को ना पाकर वो बहुत गुस्सा होता है। वो जानवरों को इधर उधर ढूंढने लगता है। दूसरी ओर चीता ईगल को ढूंढते ढूंढते काफी दूर चला जाता है। वो तालाब के पास खड़ा होकर चिल्लाता है, हे जादुई ईगल, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। ईगल उड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? चीता ईगल को सारी बात बताता है। तब ईगल चीता से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उस ग्रिफिन का अंत आ गया है। मैं अपनी शक्तियों से खुद को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। फिर हमारा एक नया शक्तिशाली रूप बन जाएगा जिसे हम उस ग्रिफिन का अंत कर सकते हैं। ईगल अपनी जादुई शक्तियों से अपने आप को चीते से जोड़ देता है। वो दोनों एक जादुई विशाल ईगल चीता बन जाते हैं और जंगल में आते हैं। ग्रिफिन और बाघ ऐसे अनोखे रूप को देखकर घबरा जाते हैं। ग्रिफिन और विशाल ईगल चीते के बीच लड़ाई होती है। विशाल ईगल चीता ग्रिफिन को मार देता है। ये देख बाघ डर जाता है। सारे जानवर ईगल का धन्यवाद करते हैं और इस तरह से एक भयानक ग्रिफिन का अंत होता है और सारे जानवर फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उन गड्ढों में गिर जाते हैं। जादुई ताज की अनोखी शक्तियां, सफेद शेर के अनोखे रूप और लुटेरा बाघ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल राजा था। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई ताज था जिससे वो शेरों की सेना बनाकर अपने जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को झट से सुलझा देता था। सारे जानवर सिम्बा के अनोखे रूप के बारे में जानते थे। सिम्बा के राज्य में जानवर बहुत खुश थे। यूं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सिम्बा को किसी काम से पास के जंगल जाना था। तब वो मंत्री लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं बहुत ही जरूरी काम के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। मेरे आने तक तुम इन जानवरों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिम्बा भी पास के जंगल जाने के लिए जल्द ही अपना ताज गुफा में ही भूलकर चला जाता है। इसी दौरान पास के जंगल से एक बाघ सिम्बा के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वो सिम्बा की गुफा के पास पहुंचता है, उसकी नजर सिम्बा के ताज पर पड़ती है और वो ताज को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जाते ही सिम्बा को अपना जादुई ताज याद आता है और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गुफा में आता है, वो ताज उसे वहां नजर नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और लोमड़ी को बुलाकर पूछता है, लोमड़ी, क्या तुमने मेरा ताज देखा? पास के जंगल जाने के चक्कर में मैं जल्दी में उसे गुफा में ही भूल गया था। जैसे ही मुझे ताज की याद आई, मैं वापस आ गया, पर देखा तो यहाँ मेरा ताज नहीं था। नहीं महाराज, मैं तो आपके जाने से पहले ही यहाँ से चली गई थी, मैंने नहीं देखा।
वो किसी गलत जानवर के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यूं सिम्बा अपने जादुई ताज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बाघ उस जादुई ताज की मदद से अपनी एक बाघों की सेना बनाता है और उन्हें लेकर जंगल में आतंक मचाने लगता है और वो जंगल के राजा शेर को मार डालता है। शेरनी जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलती है और वो भागते भागते सिम्बा के जंगल में आ जाती है। इधर सिम्बा अपने ताज को लेकर बहुत परेशान था। शेरनी घायल थी। सिम्बा शेरनी को देख लेता है। कौन हो तुम और किसने तुम्हारी ये हालत की है? शेरनी सिम्बा को बाघ और उसके ताज के बारे में बताते हुए कहती है, एक दुष्ट बाघ जादुई ताज की मदद से अपनी एक सेना बनाकर मेरे जंगल में आतंक मचा रहा है। उसने मेरे पति को भी मार डाला। मेरी मदद करो, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं। सिम्बा जादुई ताज के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा तो उस दुष्ट बाघ ने मेरा जादुई ताज चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, महाराज उस जालिम के पास आपका जादुई ताज है जिससे वो कई सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिम्बा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर सिम्बा और लोमड़ी शेरनी के साथ उसके जंगल जाते हैं। और चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ को इस बात की भनक हो जाती है और वो तुरंत उस जादुई ताज की मदद से बाघों की सेना बनाता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा कि तू चुपके से मुझ पर नजर रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ कि तू खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब मेरी सेना तुझे मार डालेगी। ये कहकर बाघ अपनी सेना से सिम्बा पर हमला करने को कहता है। बाघ की सेना सिम्बा पर हमला करती है। सिम्बा और उनके बीच लड़ाई हो रही थी। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो रहा था कि तभी चुपके से पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर झट से आकर बाघ के सर से ताज को छीन लेता है और पेड़ पर चला जाता है। जैसे ही चिंटू बाघ के सर से ताज निकालता है, बाघ की सारी सेना गायब हो जाती है। ये देखकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिंटू से कहता है, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को चुराने की? ला मेरा ताज मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाघ चोर कहीं के, ये ताज तेरा है? ये मेरे दोस्त सिम्बा का है जिसे तूने चुराया है। हाँ बाघ, चिंटू सही कह रहा है। चिंटू मेरा दोस्त है और मैं उसी से मिलने आया था। मैं जानता था कि जब तक ये ताज तेरे पास है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान भटकाया और चिंटू से कहा कि मौका देखकर तेरे सर से ताज को छीन ले। चिंटू बंदर तुरंत वो ताज सिम्बा को देता है। सिम्बा अपनी शक्तियों से बाघ को मार डालता है। शेरनी सिम्बा का धन्यवाद करती है। सिम्बा अपना जादुई ताज लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और फिर से खुशी खुशी जंगल पर राज करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। जादुई लंबी टांगों वाला सफेद शेर और जादुई नदी। एक समय की बात है, एक जंगल में कियोन नाम का एक छोटा सा सफेद शेर अपनी माँ के साथ रहता था। कियोन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा अपनी माँ की सारी बात मानता था। जंगल के बाकी जानवर भी कियोन से बहुत प्यार करते थे। माँ, मेरे पापा कहाँ है? सबके पापा होते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं है? ये सुनकर माँ बहुत दुखी होती थी और कहती, बेटा तुम्हारे पापा जंगल में बड़ा शिकार ढूंढने गए, जल्दी आ जाएंगे। कियोन के पापा इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें शेर खान ने बहुत पहले ही मार दिया था। शेर खान सारे शेरों में सबसे बुरा शेर था, जो जंगल से दूर अपनी गुफा में रहता था। पूरे जंगल में अपना खौफ बनाने के लिए शेर खान ने कियोन के पैदा होने से पहले ही कियोन के पापा को मार दिया था। शेर खान से बच के जैसे तैसे कियोन और उसकी माँ शेर खान के इलाके से दूर रहते थे।
एक दिन शेर खान को पता चल जाता है कि कियोन और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो वो दोनों अब भी जिंदा हैं। मैं उन दोनों को मार दूंगा। एक दिन जब कियोन अपनी गुफा से दूर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी शेर खान गुफा के अंदर आता है। शेर खान को देखकर माँ शेरनी बहुत डर जाती है। आखिरकार मिल ही गई। कब तक बचेगी मुझसे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। शेर खान माँ शेरनी को घायल कर देता है। माँ शेरनी जैसे तैसे उठती है और गुफा से पत्थर गिराकर गुफा को बंद कर देती है। शेर खान गुफा के अंदर ही फंस जाता है। माँ शेरनी जैसे तैसे भागते हुए अपने बेटे कियोन के पास जाती है। माँ को जख्मी देखकर कियोन बहुत डर जाता है। माँ माँ माँ, क्या हुआ तुमको? तुम्हारे साथ किसने ये सब किया? माँ बेटा कियोन, भागो, बहुत दूर चले जाओ। भागो बेटा भागो, शेर खान कभी भी आ सकता है, भाग जाओ। और ना चाहते हुए भी कियोन वहां से भागने लगता है और बहुत दूर चला जाता है। तभी वहां शेर खान आता है। कहाँ है तेरा बच्चा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। और फिर शेर खान शेरनी को एक काली गुफा में बंद कर देता है। यहाँ कियोन भागते भागते एक नदी के पास पहुंचता है। नदी के पास पहुंचकर कियोन बहुत रोता है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। कियोन को रोता हुआ देखकर नदी के अंदर से कियोन के पापा की आत्मा बाहर आती है। क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को शेर खान ने पकड़ लिया, वो मुझे भी मार देगा। मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? कियोन के पिता कियोन को नदी से जादुई पानी देते हुए कहते हैं, ये जादुई पानी है, अगर तुम इसे पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। नहीं, मुझे अमर नहीं होना, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। कियोन के पापा की आत्मा कियोन की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कियोन को शेर खान से लड़ने के लिए जादुई शक्तियां देते हैं, जिससे कियोन की दोनों टांगे बहुत लंबी हो जाती हैं और कियोन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। इसके बाद कियोन वापस अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को गुफा से निकालता है। फिर शेर खान और कियोन लड़ने लगते हैं। कियोन अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को हरा देता है। कियोन फिर से जंगल में अपनी माँ और बाकी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगता है और अपनी जादुई शक्तियों से सबकी मदद करता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। गोल्डन बाघ घर सफेद शेर की सेना और शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी लायन। एक समय की बात है, एक बार एक गोल्डन बाघ एक जंगल में प्रकट होता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है, अरे इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए, या फिर ये जंगल किसी मुसीबत में तो नहीं। तभी उसे एक सफेद शेर भागते हुए नजर आता है। गोल्डन बाघ सफेद शेर को रोकता है और उसके भागने का कारण पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी शेर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां पाना चाहता है। मेरा जंगल तो पीछे ही रह गया। तो तुम उसका सामना करने के बजाय ऐसे क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसने पूरे जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। तब बाघ को उस जादुई हाथी शेर पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सफेद शेर से कहता है, तुम घबराओ मत, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, ताकि उस जादुई हाथी शेर का अंत कर सकूं। तुम जल्दी से यहाँ से भागकर मेरे गोल्डन बाघ घर में चले जाओ। तुम वहां सुरक्षित रहोगे, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बाघ सफेद शेर को गोल्डन बाघ घर का पता बताता है। सफेद शेर उस गोल्डन बाघ घर चला जाता है।
कुछ ही पलों में गोल्डन बाघ और जादुई हाथी शेर का आमना सामना हो जाता है। तब जादुई हाथी शेर कहता है, तुम कौन हो गोल्डन बाघ, और यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो सफेद शेर? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? देखो उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू अपनी खैर मना। पापी अपनी ताकत से मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है। तेरा सामना आज तक मेरे जैसे ताकतवर बाघ से नहीं पड़ा, इसीलिए तू जिंदा बचा है। तब दोनों भी अपनी अपनी जादुई शक्ति से एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर शैतानी शक्तियां होने के वजह से जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ को कैद कर लेता है, उसे एक पिंजरे में बंद करता है। जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ पर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई रे तुम्हारी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी आंख रहे थे तुम, पर देखो मेरे सामने सारे फीके हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे जंगलों पर अपनी हुकूमत करूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। गोल्डन बाघ पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जादुई हाथी शेर बाघ के सामने ही मासूम जानवरों को मारने लगता है, पर गोल्डन बाघ आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई हाथी शेर से जानवरों को कैसे बचाऊं? यहाँ से मेरा कैसे छुटकारा होगा? बाघ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। बाघ पिंजरे में कैद था कि तभी वहां उल्लू आता है और वो जादुई हाथी शेर से कहता है, हे जादुई हाथी शेर, 2 दिन के बाद ग्रहण है। तुम्हें उस दिन अपनी गुफा में छुप कर रहना होगा। वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे ना? मैं भला ये कैसे बोल सकता हूँ? बस यही एक दिन है जहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है, और ये बाघ तो कैद में है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्लू जादुई हाथी शेर को आगाह करके वहां से चला जाता है, पर ये बात सुनकर गोल्डन बाघ बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सफेद शेर गोल्डन बाघ के लिए चिंतित हो जाता है। मेरी वजह से कहीं गोल्डन बाघ मुसीबत में ना पड़ा हो। बाघ ने कहा था कि वो वापस आएगा, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आया। अब मुझे मेरी सफेद शेरों की सेना को बुलाना ही होगा। सफेद शेर गोल्डन बाघ घर से बाहर आता है। वो जंगल में अपनी सफेद शेरों की सेना को बुलाता है और सब मिलकर गोल्डन बाघ को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गोल्डन बाघ एक पिंजरे में कैद दिखाई देता है। वो सारे बाघ के पास जाते हैं। तब गोल्डन बाघ कहता है, सफेद शेर, तुम यहाँ, और वो भी अपनी सेना लेकर। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यहाँ समय रहते आ गए। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सफेद शेरों की सेना गोल्डन बाघ को पिंजरे से मुक्त करती है। तब बाघ सफेद शेर को ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है, वो जादुई हाथी शेर किसी गुफा में छुपा हुआ है। ग्रहण खत्म होने से पहले उसे ढूंढकर हमें उसे खत्म करना होगा। तब गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना उस गुफा के पास आते हैं जहां वो जादुई हाथी शेर छुपा हुआ था। गोल्डन बाघ उसे ललकारने लगता है। तब जादुई हाथी शेर गुफा से बाहर आता है और कहता है, तुम पिंजरे से बाहर कैसे आए? अच्छा, तो ये सब इस सफेद शेर की वजह से हुआ है। क्यों रे सफेद शेर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तभी ग्रहण लग जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना एक साथ जादुई हाथी शेर पर हमला करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बुरी शक्ति का अंत हो जाता है और सच्ची ताकत का विजय हो जाता है। गोल्डन बाघ अपने गोल्डन बाघ घर में वापस जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार होकर ही रहता है।